बताइए जी बाकी लोग। तो हमें टेस्ट करना है कि n फैक्टोरियल अब पावर में है n की पावर 10n, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? तो कैसे टेस्ट करते हो इस तरह के सीक्वेंस को आप लोग? इसकी लिमिट क्या आएगी? हाँ रूट टेस्ट से हो जाएगा। हाँ रूट टेस्ट लगा लो या सिंपली तुम इसका वो लगा लो n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इसका पूछ हो जाएगा लेस देन 1 तो लॉग, या फिर रूट टेस्ट लगा लो। हाँ रूट टेस्ट से भी an की पावर 1/n करोगे तो क्या आ जाएगी? मॉड an की पावर 1/n करो तो n फैक्टोरियल की पावर 1/n, और यहाँ n की पावर 10n/n तक 10 हो जाएगी। अब n टेंस टू इन्फिनिटी में इसकी लिमिट तो 1 होती है ना, n फैक्टोरियल की पावर n, और ये n टेंस टू से 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 0 लेस देन 1 कन्वर्जेंट। तो इसने क्या पूछा है? ये तो कन्वर्जेंट पूछा है लेकिन तो ट्रू नहीं लगाया है। अच्छा हाँ 1/0 होगा, ये तो इन्फिनिटी आ गया। ये 1 लिमिट हो गई, ये 0 हो गई, ये इन्फिनिटी, एक मिनट इन्फिनिटी हो जाएगी ना, n इन्फिनिटी पे जा रही है। हाँ हाँ ठीक तो है, 1/0 नहीं, सही है, चेक करो। तो ठीक है ना, हाँ या कुछ ऐसा है, ये तो n की पावर 10 तक ही है ना, ओके, क्योंकि इसकी लिमिट 0 पे तो जाएगी है ना, क्योंकि ये था 1 2 अप टू n, और यहाँ था n की पावर 10 तो हटा दो पहले, तो जैसे यहाँ n की पावर 1, n की पावर n है ना, n तक है, बाद में इस पूरे की पावर 10 भी है। सो ऐसा है, तो ये 0 पे तो जाएगी, तो ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर तो इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है, जो ये आपका इसकी लिमिट अगर इक्वल टू 0 आएगी तो क्या हो जाएगी? होता है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। हाँ तो इसका ऑप्शन तो गलत दे रखा है, लेकिन ये तो कन्वर्जेंट होना चाहिए इसका मतलब, तो इसमें गलत दे रखा है इसका मतलब है ना, बताओ, कन्वर्जेंट ही होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट आते हैं। तो हो गया, और कोई डाउट है? हो गया मतलब इसके, नेहा आपके हो गया ना। नेक्स्ट कौन है? सयानी, तुम्हारा क्या है इसमें? लेकिन आराम से ट्राई करो, ये नेट वाले क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे 7 to 9 to 11 बैच में। अभी एग्जाम का करने दो। पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, फिर आप एक साथ डाउट पूछना। चाहो तो पहले लोगों के साथ डिस्कस कर लो, फिर पूछना एक साथ। देखिए नेक्स्ट जो पूछा है ये तानिया ने, देखते हैं क्या है। सर उसका सेकंड ऑप्शन कैसे चेक करना है? जी जी क्या कहना चाह रहा है ये कि आपका x1 x2 जो xn है
वो IID यूनिफॉर्म 01 है, ठीक है। तो x1 x2 x10 डिनोट द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देन देखिए एक थ्योरम ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा है x10 माइनस x1 दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, बताइए कोई कल ही बताइए आप, क्या नाम है सयानी, आप बताइए, कल ही डिस्कस कर रहे थे नहीं हम लोग लास्ट क्लास में, किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये जिनको याद है बताओ। तो बीटा का, हाँ बीटा तो होगा, मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, किस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बीटा और माइनस एस कॉमा एन माइनस आर प्लस एस प्लस 1 ये होगा। नहीं वो तो मैं समझ गया, बीटा क्या बताओ बीटा बताओ, सीधा बताओ। हाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अरे फाइनल बताओ, फाइनल आंसर बताओ, बीच का प्रोसेस मत बताओ मुझे, सिर्फ आंसर बताओ। सर बीटा n प्लस 1 का मतलब होता है अगर xn माइनस x1 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 10 है तो 10 प्लस 1 हो जाएगा। क्या तुम खोए रहते हो तुम लोग। देखो जी x10 माइनस x1 का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो ये 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप लोग जानते हैं 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, तो क्या आना चाहिए इसका? यहाँ पे इसने क्या ऑप्शन ट्रू दे रखा है, फॉल्स दे रखा है? क्योंकि हमें तो ये जहां तक मुझे याद यही होता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि एक्स आर माइनस एक्स एस इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तो लिखा था लास्ट क्लास में हमने, एक्स आर माइनस एस मतलब 10 9 होगा सर, है ना। ये हम लोग तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा बीटा 9 कॉमा, हाँ तो बीटा आर माइनस एस एन माइनस आर प्लस एस माइनस एन माइनस आर प्लस 1, तो ये आ जाएगा बीटा 9 कॉमा कितना हो गया 2, ये आ जाएगा 9 कॉमा 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, समझ आया जी तानिया? कोई भी क्वेश्चन होगा सिर्फ फॉर्मूला जरा रीड कर लो। जी फॉर्मूला ये है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये r1 माइनस r2 कर देता हूं। सो ये जो रिजल्ट है कि r1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस r2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूट दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ r1 माइनस r2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा r1 माइनस r2 कॉमा n माइनस r1 प्लस r2 प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका। ये कब होता है? जब सैंपल यूनिफॉर्म 01 से आया हो, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 1 है, तो 10 माइनस 1 9th। सो 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये इन जनरल ये होता है इसमें कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीटा फर्स्ट काइंड r कॉमा n माइनस r प्लस 1। ये फॉर्मूला है कि व्हेन यू हैव अ सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 01 rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड r कॉमा n माइनस r प्लस 1 एंड ये जो है r1 माइनस r2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे r1 माइनस r2 ऑर्डर, यहाँ r1 मोर देन r2 होगा, तो यहाँ से रिजल्ट लिखा है दैट r1 शुड बी मोर देन r2 उसके लिए, ठीक है ना। तो 10 माइनस 1 था, जस्ट 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही होगा, और 9th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा 9 कॉमा 10 माइनस 9 प्लस 1 मतलब 9 कॉमा 2। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो जो आपका पूछा गया उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा 9 कॉमा 2, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो इन्होंने भेजा है आई थिंक मानसी ने, हाँ इसमें क्या डाउट है? सारे ऑप्शन डाउट है। मार्जिनल पीडीएफ कैसे आया? अच्छा, तो y का मार्जिनल पीडीएफ कैसे आएगा? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। अब वो इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो y to 1 कर दो इंटीग्रेट। हाँ जी मानसी, किसका डाउट है? क्या दिक्कत है इसमें? सो ये जो क्वेश्चन है आपका कि आपको ज्वाइंट दे रखा है fxy का, पहली बात तो ये सही ज्वाइंट लिखा है ना, देख लो 6 टाइम 1 माइनस एक्स
0 लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, ऐसा समझो। और x 0 से 1 में तो है ही। तो भैया पूछा पहले बताइए सही पीडीएफ होनी चाहिए कि ये करेक्ट पीडीएफ हो, और 0 अदरवाइज। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपको निकालना है y का मार्जिनल। तो अगर y का मार्जिनल चाहिए तो हमें पता है कि इसको इंटीग्रेट करना होगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स को x के रेस्पेक्ट में, और x की लिमिट y टू 1। ये इंटीग्रेट हो जाएगा जी, जिनका डाउट है कि नहीं? चलिए कर देगी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तो पूछा है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि x नॉट बराबर a1, अच्छा, और जो x2 बराबर b ये है, एंड इफ कह रहा है कि xn बराबर 2 इज इक्वल टू, सो एक्चुअली वो जो एवरेज वाला फॉर्मूला होता है ना, वैसे इसका ही फॉर्मूला होता है। जैसे हम देख रहे थे ना कि जब नेक्स्ट टर्म इज द मीन ऑफ द प्रीवियस टू टर्म, तो फॉर्मूला था a नॉट प्लस 2a1, ऐसा कुछ था ना, या a1 प्लस 2a2 अपॉन 3। हाँ, a1 प्लस 2a2 अपॉन 3, तो वैसे इसका भी होता है। इनफैक्ट इन जनरल भी है, लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 को हटाओ, मुझे 2 गलत से आ गया है। यहाँ पे बस xn जो है xn प्लस 2 होता है एक्चुअली, वो लिखने में फिर से यहाँ मिस्टेक किया है। xn प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 xn प्लस xn प्लस 1। तो यहाँ भी आप नोट करेंगे ना, अच्छा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जैसे आप वहां पे था कि लाइक जब xn प्लस 2 है 1/2 xn प्लस xn प्लस 1, तो यहाँ नेक्स्ट टर्म इज द एवरेज ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। सो क्या होता है उस केस में कि आपका लिमिट जो आता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn, अगर a यहाँ पे चूंकि एक तो x0 देता है फिर x2 देता है ना, तो x1 x2 है जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका x1 प्लस 2x2/3, यही था ना। तो वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होगा, ये जो है इसको भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्चुअली ऐसा है ना 1/3 xn प्लस 2/3 xn प्लस 1, तो इन दोनों का सम 1 है। वहां भी कोएफिशिएंट ब्रेक करेंगे तो सम 1 है, हाफ प्लस हाफ 1 है। यहाँ भी सम दोनों का 1 है, हाफ प्लस हाफ 1 है। तो यहाँ से होगा क्या, जब आप लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn, तो क्या आ जाएगी ये, तो यहाँ से यही फॉर्मूला आई थिंक है ना जो लिख रखा है इसने, a प्लस 3b मतलब a1 प्लस 3a2/4, जब वहां पे जैसे है उस तरह से आ जाएगा। इसका एक इन जनरल फॉर्मूला भी था, हमने क्लास में लिखाया था, तो अभी तो मुझे याद है नहीं। उसमें ये होता है कि जब आपका है ना, यहाँ पे x1 लिखना है, x1 से लिख लो x1 प्लस 3x2, ये था कि लाइक xn प्लस 2 अगर इक्वल है लैम्डा टाइम xn और 1 माइनस लैम्डा टाइम xn प्लस 1, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टू टर्म का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। सो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, जब कोएफिशिएंट का सम 1 हो जाता है तो इसको हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ एक लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो ये अगर याद है तो सारे क्वेश्चन इसे फिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ लैम्डा को हाफ रखेंगे ये बन जाएगा, लैम्डा को हम 1/3 रखेंगे तो ये बन जाएगा। तो वैसे ही ये क्या होता है, किसी को याद है अभी, इसका फॉर्मूला था, देखता हूं। तो अगर सीक्वेंस के टर्म्स ऐसे हैं तो इसकी लिमिट क्या होंगी, जब उससे आता है मैंने बैच में लिखाया हुआ है फॉर्मूला, आई थिंक बैच 2 में या बैच 1 में, बैच 1 में डाउट क्लास में लिखा रखा है।
क्या होना चाहिए ऐसे जैसे यहाँ पे तो ऐसा समझ आ रहा है कि लाइक 3x2 हो गया जैसे, टू 3 + 1 4 1 3। तो इसका क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर लिखूं मैं 1/2 और ये 1/3। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मैं चेक करता हूँ ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है तो सर उसे इसका एक होता है a1 + a2/3। नहीं, ये तो इसका है, ये तो इसके लिए है, और इस, हाँ इसके लिए, जैसे इसके लिए ये फॉर्मूला है, हमें इसके लिए ढूंढना है, ये लैम्डा के टर्म में कुछ होगा इस तरह से। या तो अभी तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अगर ऐसा टर्म हो, हाँ और इसको क्या, सर इसको सर x3 - x2 x4 माइनस ऐसे करते करते इसका सम करके xn - x2 करने से इसका एक मतलब सीरीज आएगा 1। हाँ, तो वही करा, सीरीज आएगा, उससे प्रूव करना पड़ेगा। हाँ भाई संजय बताओ क्या कह रहे थे। सर यही कह रहा था, ये xn प्लस के लैम्डा xn + 1 डिवाइड बाय लैम्डा + 1 आएगा, इससे सीरीज सी बनती जाएगी, हम देखते हैं। हाँ वो प्रूफ वहां से कर सकते हैं हम लोग, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर मुझे उसके लिए, तो प्रूफ देख सकते हैं। या मान लो अगर ऐसा टर्म है फॉर एग्जांपल 1/k और xn फिर k - 1/k xn, इस तरह से है मान लो, तो इस केस में जैसे हम ये पैटर्न देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भी परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे कुछ बन सकता है ऐसा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना कि x1 प्लस 3 आया 2 आया k टाइम x2 अपॉन k + 1, है ना, ऐसा आ सकता है। मैं ये श्योर इन दोनों से ऐसा दिख रहा है, पर प्रूफ करके देखना पड़ेगा इसको, बट हो जाएगा प्रूफ भी। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर कैंसिल होते होते लास्ट में वही xn + 1 - xn इस तरह बचेगा, फिर लिमिट आ जाएगी। तो प्रूफ देख सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है ये सही है, तो ये इसके लिए ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो उसका वेरीफाई एक बार कर लेना बुक से, या वो देखना पड़ेगा, या मैं चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डाउट जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ द सीरीज 7 1 + 7/2 फैक्टोरियल, फिर 1 + 7 + 7 स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर हम एक साथ लिखे तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि समेशन 7 की पावर, अच्छा डबल समेशन आ जाएगी, टर्म में भी ऐसे ही चल रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा है लाइक 1 + 7 + 7 स्क्वायर डॉट 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 7 की पावर मान लो n अपॉन क्या चल रहा है n + 1 फैक्टोरियल, और n स्टार्ट विथ 0, n 0 रखेंगे तो 1 तक आ जाएगा ना, 0 से इन्फिनिटी। तो ये कुछ ऐसी सीरीज है, देखिए इसी को मैंने डॉट डॉट एक साथ लिख दिया, तो ये इसका जनरल टर्म है ना, जैसे n को हम 0 रखेंगे तो 0 रखने पे ये 1 बन जाए, एक ही टर्म रहेगा 1। अच्छा लेकिन नहीं, हमारा 7 चाहिए, मुझे 7 था 1 था, नहीं यहाँ एक जो प्रॉब्लम लग रहा है क्रिएट किया है, 1 + 7 की, अच्छा वो एक टर्म कम है, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे
पहला टर्म अगर लिखते हैं यहाँ पे क्या बनता, तो बना तो इसका ये चाहिए था 1 प्लस लास्ट में -1 कर। जैसे 6 को अलग कर दो, यहाँ 1 कर दो, है ना, तो ऐसा होना चाहिए था 1 प्लस फॉर्म में आने के लिए 7 है ना, तो 6 को उधर कर दिया मैंने, तो 6 प्लस, अब टर्म्स को 6 को हटा दिया अभी तत्काल, तो 6 हटाए, अभी फॉर्म में है। देखो अब अगर n को 0 रखना हो तो क्या बनेगा, ये इसको मैं सीरीज में लिख रहा हूँ, तो क्योंकि पहला टर्म 7 होने का मतलब नहीं है, पहला टर्म 7 होगा तो 1 प्लस 7/2 मतलब 8/2, ऐसे तो नहीं होगा, पैटर्न नहीं बनेगा। 1 प्लस 7 7 तो 1 ही होना चाहिए, पहला 1 ही होगा, तो 1 है ना, 1/1 फैक्टोरियल जैसे, फिर ठीक है। हाँ, यह 1/1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 7/2, 1 प्लस 7 7/3, इसमें फिट बैठ गया। अब आप देखिए, नहीं 0 पुट करने पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 0 पुट करने पे, तो 1 पे ही चला गया, तो 1 ही रहेगा, और 2 रखने पे, n को 1 रखने पे बनेगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया मैंने, 0 1 2 इस तरह से। तो अब इसका सम तो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, जीपी के उससे सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी लिख लीजिए, तो 6 प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नहीं तो एक और तरीका है 1/n+1 फैक्टोरियल का डायरेक्ट लिख सकते हैं सम, हाँ वो भी हो सकता है, अलग अलग करके फिर बाद में ऐड करें, मतलब सीरीज लगा दे सीधा सीधा। चलो पहले इसका सम निकालो, छोड़ो, इसका सम क्या होगा, ज्योमेट्री में सम क्या आता है कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए तो 1 है, तो r की पावर n+1, कितने टर्म्स है टोटल इसमें, पावर 0 से लेके n तक है, टोटल n+1 टर्म्स हैं, तो क्या बनता है a की पावर n-1, ये होता है ना, तो यहाँ n+1 टर्म है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, इसका सम क्या होता है, हाँ ये r माइनस है ना, डिपेंड करता है r क्या है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, a r की पावर n, a तो 1 हो गया हमारा, कॉमन रेशियो 7 का चल रहा है, और टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 से लेके, मतलब ये 7 की पावर 0 से 7 की पावर n तक, n+1 टर्म्स, सो r की पावर n-1 अपॉन r-1, 7-1 6 हो गया, और यहाँ है n+1 फैक्टोरियल, अरे वाह, तो देखो यहाँ से आया अब 6 प्लस, तो है ना, यहाँ भी लग रहा मुझे ये टाइपिंग में ही गलत की है, पहले 7 लिख दिया है, तो 6 प्लस, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो 1/6 समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एक हो गया 7 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, आप लोग जानते तो हैं इसका सम, है ना, लगाइए, तो 6 प्लस 1/6 क्या होगा इसका, x की पावर r+1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल, r कहाँ से स्टार्ट है, तो n 0 से है, मतलब n+1 1 से स्टार्ट है, लेकिन n+1 कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, 0 से ना, मतलब x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर r बनता है, या e की पावर x बनता है, तो यहाँ पे इसमें एक टर्म कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तो उसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भले n 0 से, लेकिन पावर n+1 है ना, तो n+1 1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बैलेंस कर लेंगे, वो बैलेंस हो जाएगा वहां से भी, है ना, ऐसे भी n को 0 रखने में क्या बनाएगा, n+1 को 0 रखने में क्या बनाएगा, ये 1 माइनस, तो 0 ही हो जाएगा कट के बैलेंस होके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये आ गया e की पावर 7 आ जाएगी, e की पावर 1 आ जाएगी, वो टर्म बैलेंस करोगे ना, 0 रखने पे क्या बनाएगा, ये 0 रखने में बनाएगा n+1 को 0 रखने की बात कर रहा हूं मैं, तो n+1 को 0 रखोगे तो 1,
अब यहाँ भी रखोगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, यहाँ भी एक्स्ट्रा टर्म चाहिए, तो बाद में कैंसिल होके वो हटा देगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। देखिए ऐसा कुछ है तो आपको सिर्फ ये दे रखा होगा, है ना। ऐसा क्यों दे रखा है समझ आ रहा होगा। सिर्फ ये क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली पहला टर्म क्या है 7 दिया है। हाँ, लेकिन 1 होगा तो एक्चुअली जो आंसर है वो उसके हिसाब से है कि पहला टर्म 1 है, तो पहला टर्म 1 है तो सम ये आ जाएगा, तो यही आपका सम है। तो ये बताया सम करना कैसे है कैलकुलेशन। तो nth टर्म लिख लेना है पैटर्न पे, और nth टर्म लिख के फिर उसके हिसाब से ब्रेक किया और ये आ गया। अब इसमें इंडिविजुअली सम निकाल दिया, इसका दोनों पे समेशन लगा दिया इंडिविजुअली, तो उससे आ गया। ओके। खत्म। सो और कोई डाउट है किसी को? चलो तो थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी स्टार्ट करते हैं 7 बजे से 7 to 9 जैम 2021 पेपर का डिस्कशन है। तो आप लोग 2021 का पेपर कर लो। अच्छा सियानी कुछ क्वेश्चन रहेगा, देखो तुमने जो भेजा वो कर देता हूँ, क्या था ट्राई करते हैं। बाकी सबके हो गए ना? सर ये 6 प्लस कैसे आया? सर ये एक्स्ट्रा 6 ऐड हुआ है। नहीं नहीं, क्वेश्चन देखो आप और सॉल्यूशन देखो, उसमें समझ आएगा। क्वेश्चन का पहला टर्म क्या है क्वेश्चन में? सॉल्यूशन में सर e 7 - e/6 है बस। हाँ भाई वही कह रहा हूँ, तो वहां पे 1 है, पहला टर्म 1 है, इसका सम ये है, तो समझ आया कि नहीं? अरे व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखो तब समझ आएगा। क्वेश्चन का पहला टर्म क्या है? हाँ, जो आंसर किया 1 7 की जगह 1 होगा तब आंसर आएगा। 7 है तो ये आंसर है। चेक से 7 लेके आया वो 1 है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में जो 7 है वो 1 है एक्चुअली। 7 को 1 लिखो पहला टर्म। ये क्वेश्चन है 7 है तो आंसर ये है। बता तो रहा हूँ, दिख तो रहा है कैसे कैलकुलेशन हुआ है। तो ये वाला वहां पे क्वेश्चन में यहाँ 1 है कि 7 है? वहां 7 है तो 1 रहेगा तो ये सम आएगा। सब इसके हटा दो, 6 को हटा दो। जी सर। समझ आ गया ना क्या किया मैंने? तो इस 6 को हटा दो। अब मैं बोल रहा हूँ बाहर अगर 7 होगा तो एक्चुअल सम ये आएगा 6 प्लस वो 1 है एक्चुअली पहला टर्म। देखो भाई सयानी तुम्हारा जो डाउट था ट्राई करते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम दो डाउट को, जल्दी मत डिसाइड करो होगा कि नहीं होगा, थोड़ा टाइम दो ना, क्योंकि सीखोगे तभी। अगर पूछ लिया किसी से देखा नहीं आप पूछ लिया तो क्या सीखो? थोड़ा टाइम दो, सीखो और खुद पे भरोसा रखो, ये एक और जरूरी चीज है, वरना हर बार लगा तुम गलत ही कर रहे हो। खुद पे भरोसा रखो, जो तुम कर रहे हो मानो सही कर रहे हो। सो एक कोई 5/4 की मैट्रिक्स है इस तरीके से कि आपके पास एक सिस्टम है AX ट्रांसपोज आपको दे रखा है, ट्रांसपोज है तो मैं ऐसे लिख देता हूं। सो 1 2 3 4 5 ये एक सिस्टम है। तो मतलब यहाँ पे A मेरा 5x4 की मैट्रिक्स है, और जो X एक्चुअली होगा, क्या बोला है X के बारे में कुछ कहा है? ट्रांसपोज है तो ऑब्वियसली जो X होगा ये इसका कॉलम इसका रो इक्वल होना चाहिए 4 होगा, तो इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। और ये इसके इक्वल है, ये आपके पास ये B है मान लो, तो ये X है AX B। अब बोल क्या रहा है? A 5x4 मैट्रिक्स है और इसका सेट ऑफ सॉल्यूशंस दे रखा है, क्या है? 1 + 2s 2 + 3s 3 + 4s 4 + 5s, ये सॉल्यूशंस हैं इस सिस्टम का। तो मतलब आपको दे रखा है कि S फ्री है यहाँ पे, है ना, S कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं काम करूं कि काम करता हूं,
सो होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, Ax ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 या Ax इज इक्वल टू 0, इसने ट्रांसपोज लिखा है क्योंकि x को ऐसा लिख रहा है, ट्रांसपोज क्यों लिखा है? तो रैंक ऑफ A क्या होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ A? तो इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन हैं? S बिलोंग्स टू R है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो किसी सिस्टम के पास अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, सो रैंक A और रैंक A ऑगमेंटेड B, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इक्वल तो होगा बट लेस देन क्या होगा यहाँ पे, लेस देन वो 4 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, तो लेस देन 4 होगा। सो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इस सिस्टम के पास। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ना S बिलोंग्स टू R, तो S कुछ भी रख दो वो सॉल्यूशन है। तो सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो A का रैंक A ऑगमेंटेड B का रैंक 4 से कम होगा। अब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 1 2 3, तीनों पॉसिबिलिटी है और तीनों ऑप्शन है। अब आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। अब देखो, तो होमोजेनियस सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आती है, A is equal to 5 plus 4 with real entries such that space of all solution of linear system, this is given by this. So 1 2 3 4 5 है और 2 3 4 5। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि ये समझ लो कि x जो दे रखा है आपको इस तरह से कुछ है ना। यहाँ पे क्या है कि 1 plus 2s, फिर 2 plus 3s, 3 plus 4s and 4 plus 5s। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे एक्चुअली 2 3 4 5 इसका सॉल्यूशन है। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ A, है ना क्वेश्चन ये है, A का रैंक क्या आएगा। तो इसका मतलब ये भी है ना कि दिस इज द, इसका मतलब ये है कि रैंक इक्वल है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ A का, है ना। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी दे रखा था। होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एक्चुअली ये होगा 2 3 4 5, हाँ 2 3 4 भी है, 1 2 नहीं वो तो 1 2 3 4 S। अच्छा तो सर ये एस और टी, सर ये कैसे मैनेज करेंगे, मतलब एस जो है ये एस भी तो दिया हुआ है। हाँ S कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्या दिक्कत है। S को आप 0 रख दो तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा 1 2 3 4। बट द क्वेश्चन इज रैंक कैसे डिसाइड करोगे आप। सो दिस इज इन द देखो एक्चुअली मेन तो ये है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये इसके कॉलम जो भी है कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशंस में है, एंड कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशंस में है और सॉल्यूशन स्पेस भी पता है आपको। अच्छा ये बताओ छोड़ो, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या है। अगर मैं ऐसा पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, ये डायमेंशन जो दे रखा है ना सॉल्यूशन स्पेस, हाँ 5। अरे उल्लू डायमेंशन क्या होता है, ये वो वाला डायमेंशन नहीं, वेक्टर स्पेस के केस में डायमेंशन, आरएन वाला डायमेंशन नहीं। तो डायमेंशन का मतलब यहाँ होता है नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ इन द कॉलम। ये ऐसा है ना, ये तो ये है 1 2 3 4 और इधर हो गया तुम्हारा 2 3 4 5 टाइम S, जहाँ S बिलोंग्स टू R। ये है ना सॉल्यूशन स्पेस, यही तो है। सो इसमें कितने
वेरिएबल यूज हुए हैं, कितने वेरिएबल चाहिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए, अरे कितने अननोन है, कितने वेक्टर है यहाँ पे, मतलब बेसिस में इसका जो अगर स्पेस बोलूं मैं, ये सॉल्यूशन स्पेस है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, 1। अरे एक ही अननोन है यहाँ पे, एस जस्ट है, तो एस को फिक्स कर देंगे, तो एस को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो फिक्स हो गया। बेसिस क्या होता है कि है ना, जो स्पैन करे, तो यही तो स्पैन कर रहा है, इसको अगर हटा दो तुम, सो दिस वेक्टर स्पैन द होल स्पेस, इसको माइनस कर दो अगर इस वेक्टर को, तो ये अकेला यही तो है, ये बेसिस, यही बेसिस का एलिमेंट है, और दिस वेक्टर स्पैन, दिस अलोन स्पैन द होल सॉल्यूशन स्पेस। तो मतलब सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो ये जो सॉल्यूशन स्पेस दे रखा है, इसमें एक ही अननोन है, ये एक ही वेरिएबल, या बोलूं एक ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो ये वेक्टर अकेला स्पैन कर देगा उसको, अगर हटा दो मतलब सॉल्यूशन स्पेस को। तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन 1 है यहाँ पे, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हटा दो, ये तो 1 2 3 4 वो वाला है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आएगा, इसका डायमेंशन 1 है सॉल्यूशन स्पेस का। और रैंक प्लस नलिटी कितनी होती है, सो रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ, मतलब डायमेंशन मैट्रिक्स है किसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ कितने कॉलम है, 4, ठीक है। और ये जो है, ये जो सॉल्यूशन स्पेस है, अगर मैं इसको घटा दूं, इधर बुला लूं ना इसमें, तो ये नल स्पेस का सॉल्यूशन है। मैं शुरू में क्या कर रहा था ना कि ax इक्वल टू बी है ना, तो मैं समहाउ ऐसा लिख दूं कि ax इक्वल टू इसको कुछ b1 टाइम x लिख दूं, तो ये a माइनस b1 i टाइम x बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि a माइनस b1 i का जो नल स्पेस होगा वो a का सॉल्यूशन स्पेस होगा ना, इसी को ऐसे लिखा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस वेक्टर को मैं माइनस कर दूं, तो ये जो हमारे पास बच रहा है ये नल स्पेस है, तो नल स्पेस का डायमेंशन 1 है, ये सॉल्यूशन स्पेस लिखा है ना। नल स्पेस क्या होता है कि ax इज इक्वल टू 0, इससे जो x वेक्टर आएगी तो उसमें देखना है कि कितने अननोन्स है, मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है, तो वो नल स्पेस होता है। तो जब इसको माइनस कर दोगे तो ये जो बचा है ना, ये नल स्पेस का ही है। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल ये है कि ये जो सॉल्यूशन स्पेस है, नल स्पेस इज वन काइंड ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है ना। जब आपका b 0 है, ये b को अगर मैं 0 कर दूं तो वो नल स्पेस ही बन जाएगी, ठीक है ना, ये मतलब वो सॉल्यूशन स्पेस। तो यहाँ से होगा क्या, अगर इसको तुम 0 कर दो तो ये इसको अगर 0 हटा दो मान लो, तो ये नल स्पेस। तो सिंपली कहने का मतलब नल स्पेस में एक ही बेसिस के एलिमेंट है, मतलब नलिटी 1 है, तो रैंक कितना होगा, रैंक 3 होगा जी 3 इसका आंसर है। सो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, वो लीनियर ट्रांसफॉर्म था, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्म जहां इसमें है नहीं, तो वहां मैट्रिक्स ही आएगा, तो मैट्रिक्स का डायमेंशन जो होता है वो उसके कॉलम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां से आंसर 3 हो गया इस क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन देख लो, ये भी लास्ट टाइम ही हो जाएगा। तो ये जो 9th क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि which of the following set of functions from R to R is a vector space। अब इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, देखो। तो S1 एक वेक्टर स्पेस चेक करना है आपको कि वैसे फंक्शन जिसकी लिमिट x टेंड्स टू 3 पे 0 हो जाए। S2 वैसे फंक्शंस है, g है ना, यहाँ पे g है, ऐसे फंक्शन gx है कि x टेंड्स टू 3 लेने पे 1 आ जाए। और S3, ये तो जैम वाले बच्चे बता देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 hx एग्जिस्ट। देखो ये समझो, तो आपका एक कुछ सब स्पेसेस दे रखा है। S1 में वो सारे फंक्शन हैं जिसकी लिमिट 0 हो जाती है x टेंड्स टू 3 पे। S2 में वो सारे फंक्शंस हैं जिसकी लिमिट 1 हो जाती है x टेंड्स टू 3 पे। S3 में वो फंक्शंस हैं
जिसकी लिमिट x टेंड्स टू 3 पे एग्जिस्ट करती है। तो अब आपको क्या सोचना है कि इनमें से कौन कौन सा वेक्टर स्पेस बनाएगा या कौन कौन सा सब स्पेस है। तो आपको याद होगा 3 कंडीशन होता है वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए या सब स्पेस चेक करने के लिए। हम और मल्टीप्लिकेशन पर एक बात मुझे पूछनी थी। हाँ बोलो। इसमें एक डाउट है कि ये फंक्शन का ही डाउट है, मतलब ये फंक्शन से वेक्टर स्पेस में कुछ कनेक्शन मुझे समझ ही नहीं आती। तुम्हें क्यों कनेक्शन है? ये सेट है, एक सेट के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, क्या मतलब कनेक्शन तुम्हें क्यों बिठाना है? या सिंपली तुम्हें सोचना है कि क्या जीरो फंक्शन इसमें है, तो अगर fx अगर जीरो फंक्शन हो जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा? हाँ ये तो ट्रू होगा। अगर gx जीरो हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही पता चल गया कि S2 नहीं हो सकता वेक्टर स्पेस, क्योंकि पहला कंडीशन था कि जीरो मस्ट बी इन द वेक्टर स्पेस। इसमें एक कंडीशन है कि v1 v2 है तो उसका सम होना चाहिए, उसमें v1 v2 है तो v1 प्लस v2 बिलोंग करना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या था? उससे मल्टीप्लिकेशन कोई फील्ड का स्केलर है, r रियल नंबर है, v वेक्टर स्पेस में है, सो अल्फा टाइम v होना चाहिए। 3 कंडीशन था चेक करने का। अब सोचो अगर hx जीरो है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जीरो फंक्शन की लिमिट जीरो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरो फंक्शन इसमें है, जीरो फंक्शन इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आउट हो गया। तो S2 तो कभी भी नहीं होगा। अब बाकी आते हैं। अब ये कह रहा है कि पहला जैसे कि मैं दो फंक्शन इसमें लेता हूं, अरे दो एलिमेंट उठाने हैं, फंक्शन हो चाहे मैट्रिक्स हो चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे कुछ भी हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हमें बस देखना है एलिमेंट्स इसके फंक्शन है, एलिमेंट्स इसके मैट्रिक्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स इसके पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि मैं 2 फंक्शन लेता हूँ ऐसा जिसकी लिमिट 0 है, तो उसके सम की लिमिट भी 0 होगी। हाँ सम की लिमिट भी तो 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी 0 होगी। अब अल्फा कोई भी स्केलर ले लो, अगर अल्फा कोई भी स्केलर लो, फंक्शन की लिमिट 0 है तो अल्फा टाइम फंक्शन की लिमिट भी 0 ही रहेगी। तो पहला वाला तो वेक्टर स्पेस बनाएगा क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा नहीं, तीसरे पे आते हैं। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जीरो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ओके है। कोई 2 फंक्शंस चूज करेंगे इस सेट में से जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके सम की लिमिट एग्जिस्ट करेगी एग्जिस्ट करती है और मल्टीप्लिकेशन भी। और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, कोई एक फंक्शन लिया जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अल्फा टाइम फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ठीक है, S1 S3 वेक्टर स्पेस है, क्या प्रॉब्लम है? देखो मैंने फंक्शन को मतलब एक फॉर्मेट में ले लिया फिर। नहीं, वो देखो तुम अपनी कमी को दूर करो, क्योंकि ये एक्सक्यूज देने से एग्जाम वाले तो नहीं मानेंगे। तुम अगर नेट का एग्जाम दो या गेट का एग्जाम दो या जैम का दो, तो एग्जाम वाले थोड़ी तुम्हारा एक्सक्यूज सुनेंगे। वो तो चाहते हैं तुम सीखो, तो समहाउ यू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू डिसाइड। जो भी कमियां आपको पता है ये कमी क्या है, तो उसको धीरे धीरे दूर करो। वही चीज है, मतलब सिंपल ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो ये और ये वेक्टर स्पेस है, S2 नहीं है। चलिए ठीक है, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, फिर हम लोग जैम 2021 का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ ग्रुप में।